सपनों का बिछड़ाव, एक बुजुर्ग दंपति की कहानी। गांव की पुरानी मिट्टी की महक लिए कच्ची सड़कों पर सुबह सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। इस गांव में रामू काका और जानकी काकी पिछले 60 सालों से रह रहे थे। उनका घर, जो एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बना हुआ था, अब धीरे धीरे समय की मार झेल रहा था। परंतु उस घर की दीवारों में अब भी जीवन की तमाम कहानियां दबी पड़ी थी। रामू काका और जानकी काकी ने यह घर अपने बच्चों के साथ बसाया था। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला, उनके साथ हंसी खुशी के दिन बिताए। परंतु अब वह समय नहीं रहा। बच्चे बड़े हो गए थे, शहर में पढ़ाई और काम के लिए चले गए थे और अब बहुत कम घर आते थे। रामू काका और जानकी काकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में व्यस्त थी। बड़े बेटे मोहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने परिवार के साथ शहर में नौकरी कर रहा था। छोटा बेटा सुरेश भी शादी के बाद शहर चला गया था। हर साल रामू काका और जानकी काकी इस उम्मीद में थे कि उनके बच्चे गांव वापस आएंगे और उनके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी यह उम्मीद टूटने लगी। मोहन और सुरेश अपनी अपनी दुनिया में इतने खो गए थे कि उन्हें माता पिता की चिंता नहीं रही। वे साल में सिर्फ त्योहारों पर गांव आते थे, वह भी सिर्फ औपचारिकता निभाने। जब भी वे आते, गांव की शांति भंग हो जाती। घर में नाती पोतों की हंसी टिठोली की जगह बहू बेटे के झगड़े और किचकिच सुनाई देती। यह वही बच्चे थे जिनके बचपन की हंसी से यह घर गूंजता था, पर अब उनके दिलों में अपने माता पिता के लिए कोई आदर या प्रेम नहीं बचा था। रामू काका और जानकी काकी अब बूढ़े हो गए थे। जानकी काकी की कमर में दर्द रहने लगा था और रामू काका को ठीक से दिखता भी नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। परंतु जब बड़े बेटे मोहन और उसकी पत्नी गीता उनके साथ रहने गांव आए, तब यह उम्मीद भी टूट गई। गीता, जो शहर की आधुनिकता में पली बढ़ी थी, गांव के इस साधारण जीवन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत रहती थी, कभी खाने को लेकर, कभी पानी को लेकर, तो कभी घर के हालात पर। उसने मोहन को भी रामू काका और जानकी काकी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहन भी अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। हर दिन बहू बेटे की छोटी छोटी बातें, ताने और बुरे व्यवहार ने रामू काका और जानकी काकी को अंदर से तोड़ दिया था। वे कभी सोचते थे कि क्या उनके बच्चों ने उन्हें सचमुच भूल दिया है? क्या वे अब सिर्फ बोझ बन गए हैं? बेटों और बहुओं के बीच के झगड़े अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। सुरेश, जो कभी कभार गांव आता था, वह भी अब माता पिता से ज्यादा दूरी बनाने लगा था। उसने सोचा था कि अगर बड़े भाई मोहन गांव में माता पिता के साथ है, तो उसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन और गीता के व्यवहार ने रामू काका और जानकी काकी को एकदम अकेला कर दिया था। घर में हर दिन तकरार बढ़ती जा रही थी। बहू बेटे माता पिता से उनका हक छीनने की कोशिश करते थे। मोहन ने रामू काका से उनकी जमीन अपने नाम कराने की जिद शुरू कर दी थी। वह चाहता था कि वह जमीन बेचकर शहर में अपना बड़ा घर बनाए। लेकिन रामू काका के लिए यह जमीन उनके जीवन की आखिरी धरोहर थी। यह वही जमीन थी जिस पर उन्होंने अपनी जिंदगी की फसल उगाई थी और अब इसे छोड़ना उनके लिए संभव नहीं था। रामू काका और जानकी काकी के लिए सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके नाती पोते, जिनसे वे बेहद प्यार करते थे, उनसे दूर होते जा रहे थे। गीता अपने बच्चों को हमेशा माता पिता से दूर रखने की कोशिश करती थी। बच्चों को अपने दादा दादी के पास भेजने की बजाय वह उन्हें शहर की चीजों में उलझाए रखती थी।
रामू काका और जानकी काकी को जब भी मौका मिलता वे अपने नाती पोतों के साथ समय बिताने की कोशिश करते। लेकिन धीरे धीरे बच्चों की दिलचस्पी भी गांव के इस जीवन में खत्म होती गई। वे शहर की चकाचौंध और आधुनिक सुविधाओं के इतने आदी हो गए थे कि दादा दादी के साथ समय बिताना उन्हें बोरिंग लगने लगा। अब रामू काका और जानकी काकी का जीवन पूरी तरह से अकेला हो गया था। बहुबेटे के तानों और अपमान से तंग आकर उन्होंने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया था। वे अब अपने बच्चों से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखते थे, पर दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद उनके बच्चे एक दिन समझ जाएंगे और वापस आकर उन्हें अपनाएंगे। गांव के लोग भी अब इन दोनों के दर्द को समझने लगे थे। कोई कोई आकर उनसे बातें करता, उनका हालचाल पूछता, पर ज्यादातर समय वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। जानकी काकी अक्सर कहती, हमने तो सोचा था कि बुढ़ापा आराम से गुजरेगा, लेकिन यह समय इतना मुश्किल हो जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। मोहन और सुरेश के बीच जमीन को लेकर लड़ाई भी शुरू हो गई थी। अब दोनों भाई एक दूसरे को दोषी ठहराते थे और रामू काका से जबरन संपत्ति अपने नाम करवाने का दबाव बनाने लगे थे। रामू काका, जो पहले से ही कमजोर हो चुके थे, इस तनाव को सहन नहीं कर पाए और बीमार रहने लगे। जानकी काकी भी दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती, लेकिन उनके मन में गहरा दुख समाया हुआ था कि उनके अपने ही बच्चे उन्हें इस हाल में छोड़ रहे हैं। आखिरकार एक दिन मोहन और गीता ने यह फैसला किया कि वे रामू काका और जानकी काकी को वृद्धाश्रम भेज देंगे। मोहन और गीता का निर्णय सुनकर रामू काका और जानकी काकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर मेहनत की, वे एक दिन उन्हें इस तरह वृद्धाश्रम में भेज देंगे। यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया, लेकिन दोनों ने अपनी असहाय स्थिति को समझते हुए कोई विरोध नहीं किया। जिस दिन मोहन और गीता उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए ले जाने आए, उस दिन गांव का हर कोना मौन था। पुरानी दीवारें और आम का पेड़, जिसे रामू काका और जानकी काकी ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, वह भी उदास लग रहा था। गांव के कुछ लोग उन्हें विदा करने आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। रामू काका ने अपनी जमीन और घर को आखिरी बार निहारा, जैसे यह उनकी पूरी दुनिया थी जो उनसे बिछड़ रही थी। वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद रामू काका और जानकी काकी ने देखा कि वहां और भी कई बुजुर्ग लोग थे, जो अपनी तरह ही किसी न किसी कारण से अपने परिवार से बिछड़े हुए थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग उम्मीद से भरे हुए थे कि उनके बच्चे एक दिन उन्हें वापस ले जाएंगे। रामू काका और जानकी काकी ने अपने दर्द को छिपाकर वहां का माहौल समझने की कोशिश की, परंतु उनका मन अब भी अपने घर और अपने बच्चों के पास अटका हुआ था। पहले दिन आश्रम में सब कुछ नया और अजीब लगा। वहां का शांत माहौल, गिनती के लोग और चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा, जो पहले कभी उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। जानकी काकी ने रामू काका को एक कोने में बैठकर देखा। वे मौन थे, जैसे उनकी दुनिया अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। जानकी काकी ने रामू काका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, बस यही काफी है। रामू काका ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे अक्सर अपने बच्चों और नाती पोतों की याद में खो जाते थे। जानकी काकी खुद भी टूट रही थी, लेकिन रामू काका को संभालने के लिए खुद को मजबूत बनाए रखती। वृद्धाश्रम में आने के बाद मोहन और सुरेश ने धीरे धीरे रामू काका और जानकी काकी से दूरी बनानी शुरू कर दी। वे कभी कभार फोन करते थे, वह भी औपचारिकता के तौर पर। जब भी रामू काका अपने नाती पोतों से बात करना चाहते, बहुबेटे कोई बहाना बना देते। कभी कभी फोन पर झिकझिक भी होती,
जिसमें बच्चे अपने माता पिता को ही दोषी ठहराते कि वे अपना ध्यान खुद क्यों नहीं रख पा रहे हैं। रामू काका और जानकी काकी के दिल को सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब उन्हें यह एहसास होता कि उनके नाती पोते, जिनसे वे इतना प्यार करते थे, अब उन्हें भूल चुके हैं। वे अक्सर नाती पोतों की छोटी छोटी यादों को संजोए रहते थे, उनके हंसने की आवाज, उनके साथ बिताए खेल के पल और उनके भोलेपन से भरे सवाल। लेकिन अब ये यादें सिर्फ एक धुंधला सपना बन गई थी। वृद्धाश्रम में कई महीने बीत गए। रामू काका और जानकी काकी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा था। जानकी काकी के कमर का दर्द अब असहनीय हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रामू काका का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी और उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन सबसे ज्यादा उनके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। आश्रम में रह रहे बाकी बुजुर्गों से वे धीरे धीरे मिलते जुलते, लेकिन उनके अंदर अब भी एक खालीपन था जिसे कोई भी भर नहीं सकता था। वे अक्सर रात को जागते हुए अपने बच्चों और नाती पोतों की याद में आंसू बहाते। जानकी काकी अक्सर रामू काका से कहती, क्या हमारा प्रेम अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? और रामू काका मौन रहकर आसमान की ओर देखते रहते, जैसे भगवान से पूछ रहे हों कि उनकी इस हालत का जवाब क्या है। एक दिन जब जानकी काकी ने मोहन को फोन किया और अपने नाती पोतों से बात करने की इच्छा जताई, तो मोहन ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, माँ, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। उनके अपने स्कूल, अपनी पढ़ाई और अपनी दुनिया है। वे अब गांव या आश्रम की बातें नहीं समझते। आप लोग क्यों बार बार उनसे बात करना चाहते हैं? यह जवाब सुनकर जानकी काकी का दिल टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके नाती पोते भी उनसे पूरी तरह कट चुके हैं। जिस रिश्ते को उन्होंने अपने दिल से पाला था, वह अब केवल औपचारिकता बनकर रह गया था। रामू काका और जानकी काकी अब पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके बच्चों और नाती पोतों के जीवन में अब उनकी कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने अब अपने दिल को मजबूत करना सीख लिया था, लेकिन इस अकेलेपन का दर्द उनके अंदर धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। समय बीतता गया और रामू काका और जानकी काकी दोनों की सेहत अब और भी खराब होती गई। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी उनके इस हाल को देखकर दुखी होते थे। आश्रम के लोग उनकी देखभाल करते, लेकिन जो प्यार और अपनापन उनके बच्चों और नाती पोतों से मिलना चाहिए था, उसकी कमी उन्हें हर पल खलती थी। एक दिन रामू काका बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। जानकी काकी ने जब उन्हें जगाने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि रामू काका की सांसें बहुत धीमी हो गई थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने जानकी काकी का हाथ थामकर कहा, मैंने सोचा था कि हमारा अंतिम समय बच्चों और नाती पोतों के साथ बीतेगा, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर है। जानकी काकी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने रामू काका का हाथ थामे रखा, जैसे वे उन्हें जाने से रोकना चाहती थी। परंतु रामू काका अब भगवान के पास जाने के लिए तैयार थे। उनका शरीर थक चुका था और उनके दिल ने भी हार मान ली थी। रामू काका की मृत्यु के बाद जानकी काकी एकदम अकेली पड़ गई। बच्चों ने फोन पर केवल औपचारिक शोक व्यक्त किया, लेकिन वे गांव या वृद्धाश्रम में नहीं आए। रामू काका का अंतिम संस्कार वृद्धाश्रम के लोगों ने ही किया। जानकी काकी के लिए यह समय असहनीय था, लेकिन अब उन्हें अपने पति के बिना जीना सीखना था। वृद्धाश्रम की दीवारें अब और भी अकेली लगने लगी थी। जानकी काकी ने अब अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वे बस अपने अंतिम समय का इंतजार कर रही थी, ताकि वे भी रामू काका के साथ जा सकें। कुछ महीनों बाद जानकी काकी भी बीमार पड़ गई। उनकी हालत अब बहुत खराब हो गई थी।
लेकिन उनके दिल में एक शांति थी। उन्हें अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है और यह चक्र हर किसी के लिए अलग अलग ढंग से चलता है। एक रात जानकी काकी ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे रामू काका की तस्वीर को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे धीरे रामू काका के पास जाने के लिए तैयार हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने औपचारिकता निभाने के लिए फोन किया, लेकिन वे आश्रम नहीं आए। वृद्धाश्रम के लोग ही उनके अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाए। रामू काका और जानकी काकी की कहानी केवल एक कहानी नहीं थी, यह उस समाज की सच्चाई को बयां करती है जहां बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों की बेपनाह मोहब्बत में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें वही प्यार और अपनापन नहीं मिल पाता। उनकी कहानी उन सभी बुजुर्गों का प्रतिबिंब है जो अपनों से दूर रहकर जीवन के अंतिम पड़ाव पर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं।